हेलो हाय नमस्ते और पैलाग उत्तराखंड। जब मैं पैलाग उत्तराखंड कहता हूँ तो उत्तराखंड से ही मैं ऐसे ऐसे रत्नों को लेकर आता हूँ आपके सामने। कोशिश करता हूँ लोगों को मिलाने की, ऐसे लोग जो समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। क्या सोचा है, क्या आता है आपके मन में जब मैं दिव्यांगता की बात करता हूँ? एक ऐसा सवाल आता है कि वो क्या करते होंगे, किस तरह से करते होंगे, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे होती होगी, समाज को कितना कंट्रीब्यूट करते हैं वो, और खुद का जीवन कैसा होता है उनका। आते हैं ना ये सवाल, लाजमी है, आने भी चाहिए। आज स्क्रीन के उस तरफ जो हैं, कैमरा के उस तरफ जिनसे मैं बात करने वाला हूँ, आपको रूबरू करवाने वाला हूँ, एक ऐसी ही शख्सियत टिहरी गढ़वाल से आते हैं। बहुत सौम्य, सज्जन और मृदुभाषी हैं। टेक्निकली बहुत साउंड है, मतलब बिजली से भी खेल लेते हैं, बिजली के उपकरणों से भी शायद डर नहीं लगती है, तरंगों से हमें तो डर लगती है। उसके बाद कंप्यूटर जो कि आज की आधुनिकता है उसके साथ भी वेल वर्स्ड हैं, अपना काम स्वयं करते हैं। और जब मैं उनके कमरे पे गया, जब उनका कमरा देखा, लगा नहीं कि दृष्टि दिव्यांग का ये कमरा है। और जब भी उनके साथ जाता हूँ कहीं पे, मुझे ऐसा भी सौभाग्य प्राप्त है कि मैं देहरादून के सड़कों पर निकला हूँ, और जब कहीं उनको पहुँचाना होता है वो खुद बताते हैं कि कहाँ से कहाँ जाना है, कौन सा मोड़ कब लेना है, ये सारी बातें। और उसके बाद अपने गंतव्य तक पहुँचाते हैं। गंतव्य ऐसा होता है, उनको बस में चढ़ना होता है, तो बस के पीछे वाले डोर तक वो मुझे बोलते हैं कि नहीं, वहाँ तक स्कूटी जा सकती है, आप वहाँ पे ले जाओ। और जब वो पहुँचते हैं तो उसी बस का कंडक्टर और ड्राइवर से ये सुनने को मिलता है, बस आपका ही इंतज़ार हो रहा था, इसके बाद हम चलते हैं। ऐसी एक शख्सियत जहाँ भी दिखें, बहुत मृदुभाषी, हमेशा दूसरों की सहायता करने को तैयार रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने जो आज के जिनसे मैं बातें करने जा रहा हूँ उनकी, अमित सिंह नेगी उनकी तरफ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे सर, बहुत सर अच्छे। शुरुआत करता हूँ आपको जो अभी सी व्यू सेवा ट्रस्ट की तरफ से हाल ही में अभी अभी आपको एक सम्मान मिला है, यानी कि समाज रत्न, जी वहाँ से शुरुआत करता हूँ। जी सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ जी और सर, आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब चलते हैं सर, थोड़ा सा आपके बचपन में चलता हूँ, उसके बाद सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर आपका आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ से प्रारंभ हुई? सर्वप्रथम सर, सबसे पहले मैं जो हमारा न्यूज़ वर्ल्ड के जितने भी श्रोतागण हैं और जो दर्शक हैं हमारे, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आपने पूछा कि सर मेरी जो शिक्षा दीक्षा है सर, वो जो अपना देहरादून का एक ब्लॉक आता है सर, कालसी ब्लॉक। तो कालसी ब्लॉक में सर मेरी 8वीं तक की शिक्षा वहाँ से मैंने ली है, इंग्लिश मीडियम स्कूल से। ओके। एंड देन उसके बाद सर हम लोग कालसी से शिफ्ट हो गए थे डाकपत्थर में, और डाकपत्थर के अब इंग्लिश मीडियम से शिफ्ट हो गए थे हिंदी मीडियम में, अच्छा। सरस्वती विद्या मंदिर में। ओके। तो मैंने सिर्फ 9th क्लास सर वहाँ से पास आउट करी थी। और देन फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा स्थिति गड़बड़ा गई थी, तो उसके बारे में आगे बताऊंगा फिर मैं आपको बिल्कुल क्या हो गया था उसमें। बिल्कुल। जी सर। अगर आपको अब मैं आता हूँ, अगर देखने से कई लोगों को ये बता दूँ कि जो देखते हैं मेरे चैनल को, उनको देखने से ये नहीं लगेगा कि ये पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग है। मैं थोड़ा सा कैमरा क्लोज लेके जाता हूँ क्योंकि आपको पता रहना चाहिए, ये आपको लगेगा नहीं, लेकिन नेगी सर पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग है। अब आता हूँ सर दिव्यांगता पे, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर सकता हूँ ना मैं जी सर, आपसे? जी सर, बिल्कुल। मैं ब्लाइंड भी यूज कर सकता हूँ सर ना जी बीच सर, में जी बात सर, करने के लिए, बिल्कुल। ताकि लोगों को समझ में आ जाए, जी सर। है ना? तो सर कैसे ये ब्लाइंडनेस कैसे हुई, या बाय बर्थ था, कैसा था ये? जी सर, जी सर, नहीं बाय बर्थ नहीं था सर। एक्चुअल में जब मैंने 9th पास आउट करी थी, हाँ तो हाँ। उसके बाद एक तो थोड़ी सी परिवार में स्थिति हमारी ऐसे भी ख़राब हो गई थी कि 2006 में मेरे फादर सर एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। ओहो। तो अब किस्मत इतनी ख़राब थी कि मेरे फादर को उसी दिन परमानेंट होने का लेटर भी मिला था जॉब में। मेरे फादर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में थे, अच्छा। एज ए सुपरवाइजर एंड सर्वेयर का काम किया करते थे। हाँ हाँ। तो उसी दिन उनको लेटर मिला था, और 15 डेज़ का गैप था, यानी 15 जून 2006 को उनकी वो एक्सपायर हुए, उनकी डेथ हुई थी, और 1 जुलाई को उनको परमानेंट होना था। ओह। उस दिन उनको लेटर मिला था। तो उस दिन ये समझ लीजिए कि हमारा पूरा परिवार जो है आर्थिक रूप से एकदम टूट चुका था। तो
उसी समय से मेरी भी सर एजुकेशन ड्रॉप हो गई थी। हम्म। मैंने इसलिए मैंने बोला था कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि 9th के बाद मेरे साथ क्या हुआ। हम्म। क्योंकि मुझे अपनी एक बड़े भैया थे, और बड़े भैया हैं मेरे, जो कि दिल्ली में उस समय पढ़ रहे थे। अच्छा। और वो भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं सर। हम्म। और बाकी बड़ी बहन है सर, और साथ में छोटा भाई है। अच्छा। तो छोटा भाई उस समय 2.5 साल का ही था। हम्म। तो जब ये स्थिति हमारे साथ हुई, तो अब ये था कि घर पे कोई करने वाला कोई नहीं था। तो मैंने सर अपने जीवन की शुरुआत उस समय पे एसटीडी बूथ से करी थी। अच्छा। एसटीडी बूथ में 800 रुपये सर उस समय मुझे मिला करते थे। हाँ। और एसटीडी बूथ के साथ साथ में सर एक पैथोलॉजी लैब वाले ने कहा था कि मैं यहाँ पे अपने कुछ सैंपल कलेक्शन सेंटर बना देता हूँ, तो उसमें भी आपको 800 रुपये मैं महीने का दूंगा। तो दोनों मिला के सर मेरे को लगभग तकरीबन 1600 रुपये दिया करते मिल जाते मिल जाते थे। प्लस साथ में सर 5 रुपये चाय के और 5 रुपये समोसे के मिलते थे, जो कि ये कौन देता था आपको? सर ये एक टाइम का ये अपने एसटीडी बूथ वाले देते थे। हाँ। और एक टाइम का जो है ये अपना जो पैथोलॉजी लैब अच्छा, वो दिया करते। ओके। तो 20 रुपये वो थे। हाँ। और प्लस साथ में जो हमारा लैब था, जहाँ पे लेबोरेटरी में अपना जो कलेक्शन था, सैंपल कलेक्शन था, तो वो विकास नगर में हुआ करता था। अच्छा। लाखपत से विकास नगर में, जहाँ पे जाने के लिए सर 5 रुपये जाने के और 5 रुपये आने के लगते थे बस से। तो सर पर डे का 30 रुपये मुझे मिलता था अलग से इस चीज़ का। लेकिन सर ये मैं पूरा बचाने के लिए ना मैं चाय खाता था, ना मैं समोसा खाता था, और ना ही मैं जो है वो बसों का यूज़ करता था। तो आप पैदल जाते थे? मैं साइकिल यूज़ करते थे। साइकिल से जाया करता था, ताकि 2 पैसा बच जाएगा। तो वो सब बचाते बचाते लगभग तकरीबन अपना 1600 तो वैसे मुझे मिल ही रहा था, तो 2000-2100 के करीबन बन जाता। कितने साल तक चला ये? तो सर लगभग 1 साल के करीबन मैंने किया इसको। अच्छा। और क्योंकि जब हम मार्केट में थे और दुकानों के बीच में रहते थे, तो सर मेरे लेफ्ट साइड में एक टेलरिंग की शॉप हुआ करती थी, सामने जो है हार्डवेयर की शॉप हुआ करती थी अपना, और राइट साइड में जो है इलेक्ट्रॉनिक शॉप हुआ करती थी। तो सर वहाँ बैठे रहते थे, तो कभी टेलरिंग सीख लिया, कभी अपना प्लम्बरिंग सीख लिया, कभी हार्डवेयर का काम सीख लिया, और कभी जो है इलेक्ट्रॉनिक का काम सीख लिया। तो ऐसे ऐसे सर मल्टीपल स्किल्स डेवलप हो चुके। तो फिर ऐसे करते करते 1 साल के बाद लगा कि नहीं यार अब और कुछ करना चाहिए। अच्छा। तो फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलती सर, एक अर्न वाई लर्न प्रोग्राम था गवर्नमेंट का। तो उसमें वही था, कंप्यूटर को लेके था कि आप सीखो और सिखाओ। अच्छा। हालांकि खुद को आता नहीं था उस समय, ना उस समय कंप्यूटर था, ना कुछ सीखने का ऐसा था, लेकिन बस वही चलता रहा। और फिर अचानक से सडनली सर एक दिन जो है, क्या अब उसको दुर्घटना बोलो, सड़क दुर्घटना तो उसको नहीं बोलेंगे, ये दुर्घटना बोल सकते हैं कि मेरे रेटिना से डिटैच हो गए सर। रेटिना अपनी जगह छोड़ दिया, और जिस कारण से हमें काफ़ी इलाज चला, दिल्ली एम्स में इलाज चला, और अलग अलग जगहों पे भी इलाज चला। मैं एक अंबाला कैंट में एक सिंगापुर से एक डॉक्टर आया करते थे, रेटिना स्पेशलिस्ट, तो उनके पास भी किया, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई सर। तब आपकी उम्र क्या थी? सर ज़्यादा नहीं थी, लगभग 13-14 साल की। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी छोटी उम्र में था सर। तो लेकिन पढ़ाई भी पूर्ण रूप से छूटी चुकी थी, क्योंकि इस तरीके से आर्थिक स्थिति से कमज़ोर थे, और फिर जो है ब्लाइंड का होना। तो जब ऐसी घटना घटी, तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो। डॉक्टर ने भी कह दिया था अब तो आप पढ़ाई लिखाई सामान्य रूप से नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो ये समझ लीजिए कि 2006 में सर मैंने 10th पास आउट किया है, एंड उसके बाद सीधा एक लंबा गैप, 7 साल का गैप, और 2013 में मैंने अपनी 12th पास आउट करी है। और 10th और 12th के बीच में जो है 7 साल का गैप था, 7 साल का गैप। ये क्या था? ये बस कैसे, ये- इसमें क्या किया आपने? ये वही सर सब चीज़ें हैं कि कभी दुकानों में, कभी वो अनवाई लर्न प्रोग्राम, यानी कुल मिला के था कि सर परिवार की स्थिति को बनाए रखना, आर्थिक अच्छा, रूप से उसको बनाए मतलब रखना। आर्थिक अर्जन कर रहे थे अर्जन आप कुछ कर न रहे कुछ, थे, है ना? जी सर, कुछ तो न ये कुछ मतलब करके फ्री बनते नहीं थे। था ऐसा फ्री कुछ? नहीं था सर उसमें। वो तो मतलब शायद उस टाइम में स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि आप बिल्कुल। फ्री बैठ सकें, है ना? जी। अच्छा। क्योंकि घर की स्थितियां सर ऐसी नहीं थी कि हम कुछ इधर, ना कोई दोस्त थे सर, हाँ, यानी हाँ। करना चाहते थे, घूमना चाहते थे, फिरना चाहते थे, खेलना चाहते थे, लेकिन वो सुविधाएं और नहीं- रिसोर्सेज नहीं थे और नहीं, कर नहीं पाए। बिल्कुल कर नहीं पाए। जी ओके। सर, ये तो जब आपने कहा 7 साल का गैप, और उसके बाद आपने 12वीं की फिर, जी सर। है ना? 12वीं करने के बाद में उसके बाद फिर कैसे क्या किया आपने? सर जब 12th पास आउट करी मैंने सर, मैं आपको बता दूं सर, मैंने 9th के बाद से कभी स्कूल नहीं देखा। हाँ, हाँ। 9th मेरा लास्ट स्कूल था सरस्वती विद्या मंदिर। अच्छा। एंड देन उसके बाद मैंने कोई स्कूल में मैंने रेगुलर कोई क्लासेस नहीं ली हैं। ओपन? मेरा ओपन नहीं सर, मैंने प्राइवेट बेसिस पे पढ़ा। ओके, ओके। और उस समय पे क्या होता था सर कि मैंने 10th मेरा उत्तराखंड बोर्ड से हुआ है, हाँ। और उसमें भी कंडीशन होती थी कि 10th प्राइवेट फॉर्म वही भर सकता है जो एक बार फेल होगा। अच्छा। तो उस समय भी सर बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ही मेरा था 10th हाँ, का, हाँ, मैं हाँ, first time बिल्कुल, पढ़ा था। बिल्कुल, हाँ। तो वहाँ के जो बाबू थे, तो मैंने उनसे बात करा, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे करके मुझे करना है, और मैं रेगुलर नहीं कर हाँ, पाऊंगा। हाँ, हाँ। तो आप मुझे चाहे कैसे भी करके अपने पुराने रिकॉर्ड में फेल दिखा दो, कुछ भी दिखा दो। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा।
तो सर बस वो जैसे तैसे करके जो है हो उनसे गया। बातचीत करी और वो हो गया था, तो उन्होंने भरने की परमिशन दे दी थी। तो सर मैं लगभग उस समय पे हम 7-8 बच्चे थे जो प्राइवेट फॉर्म से भर रहे थे, और मैं कह सकता हूँ कि मैं भाग्यशाली था कि मैं अकेला था जिसने ना कोई स्कूल पढ़ा, ना कोई अपना क्लासेस ली, ना कोई ट्यूशन्स ली, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम में ही मेरे एग्जाम्स क्लियर हो गया। उन 8 में से मैं अकेला ही था जो पास आउट हुआ था। जी। ओके। तो उसके बाद में फिर आपने 12th फिर किया? 12th करी सर मैंने। 12th मेरा सर दिल्ली DPS से हुआ है, अच्छा। और उसमें मेरा सर 82% उसमें बना है। और वो भी सर मेरा कोई क्लासेस नहीं थी, कोई स्कूल नहीं था, कोई ट्यूशन नहीं था, उसमें ही मैंने सेल्फ स्टडी करके ही उसको पास आउट किया है। अच्छा। एंड देन फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किया सर अपना DAV PC कॉलेज देहरादून से। और उस बीच में क्योंकि जब ब्लाइंड हो ही गया था तो सोचा था कि चलो और क्या करना है, तो फिर ये सर अपना राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान देहरादून राजपुर रोड पे, तो वहाँ पे सर ट्रेनिंग सेंटर में आया। TCAB जो TCAB नाम जिसको था पहले, नाम ट्रेनिंग था, सेंटर ठीक फॉर है। एडल्ट ब्लाइंड, हाँ, है ना? अब तो खैर उसका नाम बदल गया हाँ सर, बिल्कुल, है अब ना, तो अब तो उसके स्किल लिए डेवलपमेंट के नाम बिल्कुल से उसको बिल्कुल। कर दिया हाँ गया है। तो उस समय जब था तो उस समय पे सर एक कोर्स यहाँ पे चलता था कोपा का। हाँ तो मैं आया था कोपा के लिए, हाँ। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा हो नहीं पाया सर उस पर। लेकिन उस समय पे सर एक नया कोर्स और निकला था, इसका ऑफिस ऑफिस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। तो ऑफिस मैनेजमेंट का था, वो मुझे करने के लिए थोड़ा सा प्रेरित भी कर रहा था, क्योंकि उस समय पे सर हम लोग विकास नगर में एक इंस्टीट्यूट भी रन कर रहे थे, अच्छा मेडिकल इंजीनियरिंग का। अच्छा। तो जब उसको भी चला रहे थे तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, थोड़ा सा मैनेजमेंट से रिलेटेड भी हमें चीज़ों को पता होना चाहिए। तो ऑफिस मैनेजमेंट किया सर मैंने फर्स्ट टाइम। मैं पहला स्टूडेंट था उस बैच का कि जिसने फर्स्ट टाइम में ही सारे एग्जाम्स कंप्यूटर में दिए, क्योंकि और बच्चे स्क्राइब का यूज़ किया करते थे, लेकिन मैंने स्क्राइब नहीं लिया और मैंने कहा सर मेरे को कंप्यूटर में लेना है, मेरे को कंप्यूटर पे करना है। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम मैंने सारे एग्जाम कंप्यूटर पे दिए सर। अच्छा। जी। तो उसके बाद में जब आप यहाँ पर आ गए, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण में आ गए, और मेरे ख्याल से तब तक आपके बड़े भाई जिनको हाँ, मैं भी जानता हूँ, जी जी है ना, जी दीपक, जी वो क्योंकि मेरे साथ क्रिकेट कैम्प में भी रहे हुए हैं जी ब्लाइंड क्रिकेट के, और उसके बाद मुझे लगता है कि स्थितियाँ सुधरने लग गई होंगी, हाँ, है ना? तब थोड़ा सा कैसे, आया। मतलब थोड़ा सा जैसे आया तो अपने आप को इतना सब कुछ आप देख के आ रहे थे, सब कुछ करके आ रहे थे, जी। खुद को संभाल कर जी फिर आगे यहाँ से आपने ग्रेजुएशन की, जी। फिर क्या किया शिक्षा में? और मैंने अभी हाल ही में देखा है कि आप कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो जी, कैसे अभी? सर मैंने उसके बाद फिर ग्रेजुएशन किया, और सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं ऑफिस मैनेजमेंट कर रहा था तो उस समय पे मेरे कंप्यूटर टीचर हैं, राजेंद्र सिंह नेगी जी। तो उन्होंने सर मुझे गाइड किया, उन्होंने कहा कि अमित तुम कंप्यूटर में बहुत अच्छा करते हो, तो तुम्हें कंप्यूटर में ही अपना एक कैरियर बनाना चाहिए। अच्छा। तो फिर मैंने कहा ठीक है सर, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बोला कुछ भी करो, लेकिन यहाँ से बाहर रह के करो। हाँ ठीक है ना, कि यहाँ पे मतलब, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपटीशन का पता नहीं चलेगा। हाँ। उनका कहने का मतलब ये था कि अच्छा। यहाँ पे अगर आपको चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो समाज के बीच में रहने के लिए आपको कंपटीशन देखना पड़ेगा। तो सर फिर मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, IIIT इंस्टीट्यूट था। अच्छा। तो उसमें एडमिशन लिया, वहाँ पे सर अकेला मैं था जो ब्लाइंड था, सारे साइटेड के बीच, बाकी सब साइडेड। बाकी सब साइटेड थे, तो उन सबके बीच में अकेला था। और वहाँ पे भी सर मैंने जो अपना नाइलेट का एक O लेवल कोर्स होता है सर, उसको मैंने किया। उसमें मैंने सर फर्स्ट टाइम में ही सारे एग्जाम S ग्रेड से पास आउट हूँ सर मैं उसमें। अच्छा। और उसी के बिहाफ में जब मैंने वो किया था, साथ में मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया था, तो उसी समय मेरे को वापस ये अपना TCAB में एक और मौका मिला सर, एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में। तो उस समय मैंने यहाँ पे सर एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ था, कंप्यूटर डिवाइस एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी के नाम से। उसमें मैंने सर स्टार्टिंग के 3 बैचेस को पढ़ाया है सर। अच्छा, एज ए गेस्ट फैकल्टी। एज ए गेस्ट फैकल्टी सर। ओ, मतलब अगर मैं फैकल्टी की बात करूं और उसकी बात करूं तो आपकी जो एंट्री है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में एज ए गेस्ट फैकल्टी TCAB में हुई। ओके। उसके बाद में फिर जैसे आपने कहा कि, और अभी क्या PG आपने कंप्लीट की या किस में की? जब मेरा ये अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, ये कंप्लीट हो गया, तो मुझे लगा कि यार अब मुझे और क्या करना चाहिए, क्योंकि सर साथ साथ में मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके, बिल्कुल, क्योंकि जब मैं ब्लाइंड हुआ था तो मुझे लगा कि जब मैं ब्लाइंड हो गया हूँ इस कंडीशन में आके, तो न जाने कितने लोगों के साथ ये घटनाएं घटती होंगी। बिल्कुल। तो उनके साथ रहकर सर अलग अलग जगहों पे जाके डोर टू डोर वर्क किया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके। तो मुझे लगा कि भाई काफ़ी लोगों को ज़रूरत है, चक्राता से लेकर सर डोईवाला तक हर घर
हर मोहल्ले के अंदर घुस घुस के लोगों को देखा, समझा, लोगों को अवेयर किया, जन जागरूकता अभियान चलाए, काफ़ी कुछ किया उसमें। तो ऐसे करते करते मुझे लगा कि क्यों ना इसमें कुछ एक सोशल वर्क से रिलेटेड कुछ एजुकेशन भी होती होगी, कुछ करना चाहिए। तो सर फिर उस समय मुझे पता चला कि मास्टर्स हम कर सकते हैं सोशल वर्क के ऊपर, MSW। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैंने इग्नू से मास्टर्स किया। अच्छा। और उसमें भी सर अच्छी बात ये रही कि मैं पहला स्टूडेंट हूँ उत्तराखंड का जिसने जर्नल जो फील्ड्स होते हैं, फील्ड वर्क्स होते हैं, उसमें सर पहला स्टूडेंट है जिसको 100 में से 90 मार्क्स मिले। अरे वाह। आज तक इसको मतलब कॉलेज का और रीजनल सेंटर का कहना था कि आज तक किसी भी स्टूडेंट को इतने मार्क्स मिले नहीं। और मेरा सर टोटल परसेंटेज 67, वैसे मेरा ओवरऑल बना है 71, लेकिन उसको जब नॉर्मलाइज में करते हैं तो 67 के करीबन मुझे परसेंटेज उसमें मिली है। तो अभी रिसेंटली मेरा सर वो कंप्लीट हुआ है। चलिए बधाई इसके लिए आपको। जी। हाँ। और साथ साथ में सर एजुकेशन में मेरा स्पेशल एजुकेशन का फील्ड भी है। और मैंने उसमें बीएड किया है सर, विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी से। वो कहाँ से किया? सर वो कराया सर मैंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड OU से, है ना? जी सर, अभी 2025 में कंप्लीट हुआ है सर। ओके, चलिए, मतलब शिक्षा आपने चलने दी, जी सर, है ना? है ना कि मतलब अगर राह हो और करने की अगर जिद हो, करने की इच्छा हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो यही है, इसी पर सिलसिला चल रहा है बातों का। और बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी जब सुनेंगे बहुत सीख मिलेगी आपको। चलिए फिर से बातें करते हैं और कुछ और सब्जेक्ट्स पे बात करता हूँ। अभी तक तो मैं उनके जीवन पे बात कर रहा था, अब बात करते हैं कुछ और सब्जेक्ट्स पे जिनको कि जो दृष्टि दिव्यांग हैं किस तरह से लाइफ चलती है, कैसे वो कर। अब सर नेगी सर एक चीज़ बताइए आप कि आपने जैसे अभी आप आदर्श विद्यालय में कब से हैं? सर यहाँ पे मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं सर। अच्छा। आदर्श विद्यालय में। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ, यहाँ पर आप एज अ कंप्यूटर टीचर हैं। जी सर। कंप्यूटर की बात करूँ तो जो हमने देखा है नॉर्मली स्कूल्स में भी जब जाते हैं तो वहाँ पर प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, सब कुछ चलता है। तो एक जो विजुअली इम्पेयर्ड है, दृष्टि दिव्यांग है, उसके लिए क्या मुश्किलें आती हैं और किस तरह से वो उन चीज़ों को टैकल करता है? क्योंकि आप दृष्टि दिव्यांग हैं और इतनी बड़ी लैब चला रहे हैं आप, है ना, लैब में, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको तैयार कर रहे हैं, मतलब कल का फ्यूचर तैयार कर रहे हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। जब मैं सर यहाँ पे आया था स्कूल में, तो जब मुझे स्टार्टिंग में प्रिंसिपल सर ने क्लासेस दी तो सर ने बोला कि आप ना फाउंडेशन तैयार करोगे, कि आपको हम बड़ी क्लासेस नहीं देंगे, आपको हम छोटी क्लासेस देंगे। अच्छा। तो मैंने बोला सर ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला देखो, बड़ी क्लासेस को पढ़ाना बड़ा आसान है, क्योंकि वो पीछे सीखते हुए आ रहे हैं। लेकिन समस्या क्या आती है कि पीछे से फाउंडेशन तैयार होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल। किसी भी मकान की बुनियाद नींव अगर मजबूत है तो मकान तो कोई भी अच्छे से अच्छा बना लेगा। बिल्कुल। क्योंकि आपको नींव मजबूत करनी है। बिल्कुल। तो जब मैं आया था तो मैंने देखा कि बच्चों की जो स्थितियां थी यहाँ पे, बच्चों को कंप्यूटर का बारे में सिर्फ इतना पता था कि कंप्यूटर एक गेम्स है। अच्छा। वो सिर्फ यहाँ पे गेम्स खेला करते थे। तो सर जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने सबसे पहले बच्चों का वो गेम्स बंद कर दिया। अच्छा। मैंने कंप्यूटर को कंप्यूटर की ही डेफिनेशन पे समझाना शुरू किया। सबसे पहले बच्चों को कंप्यूटर का ही फुल फॉर्म बताया, कंप्यूटर का फुल फॉर्म है क्या। अभी तक बच्चों को ये भी नहीं पता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी होता है। हाँ, कंप्यूटर है। तो जब कंप्यूटर का फुल फॉर्म समझाया तो उसी से उनको पता चला कि हाँ, कंप्यूटर का वाकई में महत्व क्या है। आज सर लगभग आप ही मान के चलिए मैं फर्स्ट क्लास से 7th क्लास तक को पढ़ा रहा हूँ। आज स्थिति ये बन चुकी है इन 5 सालों के अंदर कि 2nd क्लास के बच्चे, क्योंकि हम फर्स्ट क्लास में बच्चों को सारा ओरल कराते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं लेके जाते हैं, लेकिन 2nd क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल्स में लेके जाते हैं। आज 2nd क्लास का बच्चा सर इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग खुद से बहुत अच्छा कर लेता है। क्या बात है सर। प्लस साथ में 6 से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं सर, सारे बच्चे अपने सारे एग्जाम्स कंप्यूटर में ही दे रहे हैं। चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो सारे एग्जाम्स अपने कंप्यूटर पे दे रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि सर मेरी ये 5 साल का जो ये साधना थी, ये कहीं ना कहीं एक सफल हुई है। अच्छा। ये बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो बिल्कुल सर, एक टीचर के लिए तो वही रिवार्ड है और वही अवार्ड है। और दूसरा सर, जिस तरह से आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसमें जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है दृष्टि दिव्यांगों के लिए या बाकियों के लिए, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है, और AI भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, ये जो दृष्टि दिव्यांग है उनके करियर में और उनके जीवन में क्या चेंजेस लाने वाला है, या कितना चेंज कर सकता है? अगर हम सर AI की बात करें, जो बिल्कुल है आजकल ट्रेंडिंग में, बिल्कुल ट्रेंडिंग में अभी सर AI अगर देखा जाए एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल बोल सकते हैं। अच्छा। ठीक है ना। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हम तो आज AI की बात कर रहे हैं, लेकिन AI बहुत पहले से हमारे जीवन में आ चुका है। मैं सिंपल एक एग्जांपल लेके चलता हूँ गूगल असिस्टेंट। हम फोन में बोलते हैं ओके गूगल, इसको कॉल लगा दो, इसको मैसेज कर दो। हाँ, वो एक तरह से मुझे लगता है कि AI का ही हुआ है ना। वो भी सर एक AI है। बिल्कुल। ठीक है ना।
अगर मैं बात करूं, आज बच्चों को हम एआई के थ्रू, चैट जीपीटी की बात करें, वो भी एक एआई है। तो ये हम्म। सारे एआई है। अगर आज बच्चे को कोई प्रपोजल अपना बनाना है, कोई असाइनमेंट्स बनाने हैं, कुछ चीज़ अगर सर्च करनी है, कोई रिसर्च करनी है, तो वो सारी चीज़ें सर एआई उन बच्चों को इतनी हेल्प कर देता है, कंटेंट्स एटलीस्ट बता देता है कि आप ऐसे ऐसे तैयार कर सकते हैं, हाँ हाँ। ताकि बच्चा थोड़ा सा एक फ्रेम के अंदर अपना वर्क पूरा अच्छे से कर सकता है, हम्म। कम समय में एक अच्छा काम कर सकता है। दूसरी चीज़ सर जो मैं समझता हूँ कि एक हमारे लिए सर मैप बहुत काम का है। अच्छा। मैप भी पूरा एक एआई है हाँ सर, हाँ हाँ। क्योंकि मैं इंडिपेंडेंटली वर्क करता हूँ। हाँ तो हाँ मुझे हाँ। अगर कहीं जाना होता है तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि मुझे किसी की हेल्प ना लेनी हो और मैं आसानी से उस जगह पे पहुँच भी जाऊँ। क्या यही तो रीज़न है कि मैं आपके हाथ में हमेशा फ़ोन देखता हूँ और वही यूज़ कर रहे होते हैं क्या आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने ये देखा है कि आप बिल्कुल भी एक निरंतर स्पीड से चलते रहते हैं और फ़ोन यूज़ कर करके, जैसे डायरेक्शंस और वो सब का भी, जी जी, तो शायद वही यूज़ करते वही हैं। यूज़ करता है सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। तो एआई सर बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, कह सकते ओके। हैं। जी और चलिए, ये तो थी टेक्नोलॉजी और उसकी बात। और अगर मैं बात करूं सर, जो दृष्टि दिव्यांग हैं या दिव्यांग हैं, उनके लाइफ स्किल्स की अगर मैं बात करूं, मैं आपके रूम पर भी गया था जी और चीज़ें मैंने बहुत व्यवस्थित देखी थी, जी और मुझे कहीं से भी नहीं लगा था कि ये एक दृष्टि दिव्यांग है। और मैं ये भी बता दूं कि आप बैचलर हैं अभी तक जी जी और अकेले रहते हैं, क्योंकि कई लोग ये सोचेंगे कि परिवार वाले करते होंगे। जी आप रेंट पे, जब आप जहाँ पे आपने रूम लिया हुआ है जी मतलब, जी तो वो रूम जब मैं एंटर किया मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। जी तो डेली लाइफ स्किल्स को जानना जी। और उन पे काम करना, वो कैसे, उसमें कैसे परफेक्शन ला सकता है दृष्टि दिव्यांग? सर मैंने लगभग 10 साल अप डाउन किया है सर, अपने अच्छा। घर से रोज़ में 70 किलोमीटर आना जाना बस पे और अलग अलग ट्रैवल्स का यूज़ किया करता था। हाँ हाँ। लेकिन वो वाली स्किल्स तो मेरी डेवलप हो ही रही थी, हाँ हाँ। ठीक है ना, कि इंडिपेंडेंटली आना जाना वो सब चीज़ें बिल्कुल। हम कर ही रहे थे। बिल्कुल। लेकिन एक क्या हो रहा था, क्योंकि मैं रोज़ घर जा रहा था, हाँ घर पे खाना बना बनाया मिल रहा था, कपड़े धोए हुए मिल रहे थे, हाँ। बिल्कुल। ठीक है ना, जो हमें अपना काम करना था वो हम कर रहे थे। हाँ हाँ। तो मुझे लगा कि सर कब तक हम घर वालों की सहायता लेंगे, बिल्कुल। तो क्यों ना कुछ अलग रह के भी देखा जाए। तो मैंने अपने घर वाले, हालांकि मुझे भेज नहीं रहे थे, उन्होंने कहा नहीं कैसे करेगा तू, इतना तो कुछ कर ही रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें करने दे, जैसे चल रहा है चलने दे। मैंने कहा हाँ नहीं हाँ। नहीं ठीक है। मैंने कहा मुझे खुद से रहना है और मैं खुद से करना चाहता हूँ कि खाना कैसे बनाना है, कपड़े कैसे धोने हैं, सब चीज़ें कैसे करनी है। तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी था सर मुझे घर वालों से अलग रहना, और अलग रह के भी उस तरीके से रहना जैसे अगर कोई मुझे देख रहा है तो उनको ये ना लगे अच्छा ये अब अलग रहने लग गया है, तो अब इसका ना पहनावा बदल गया, हाँ हाँ हाँ। या इसके कपड़े गंदे से होने लग गए। बिल्कुल नहीं, तो ये तो ये मैं चीज़ें पूरे अलग दावे के होती साथ कह सकता हूँ, जितना मैं आपको देखता हूँ, क्योंकि रोज़ देखते हैं, हैं। जी है ना, और रोज़ देखते हैं, कभी ऐसा महसूस नहीं लगा ही नहीं है ऐसा। और दूसरा, मुझे अभी याद आ गया, इसी बीच में रोक रहा हूँ आपको मैं, जी इसी बीच में याद आ गया कि किसी ने, कोई पीएचडी कर रहे हैं या कुछ स्कॉलर है कोई, उन्होंने मुझे डेली स्किल के लिए कुछ पूछा था। तो कहने का मतलब, अब उनको आपकी बातें अगर वो सुनेंगे उन तक पहुंचेगी। वो मेरे व्यूअर भी हैं जी। और वो भी दृष्टि दिव्यांग हैं, ओके। और इस तरह का है, तो ये तो बहुतों के लिए हेल्पफुल होगा। और मुझे लगता है कि आप बहुतों को ये चीज़ भी सिखा सकते हैं। जी सर। अगर कोई आए तो डेली स्किल्स कैसे, आपके साथ अगर वो कुछ दिन रुके, जी तो आराम से ये चीज़ भी लर्निंग हो सकता है उसके लिए, है ना, ये एक लर्निंग हो सकता है। जी तो मतलब अगर वो अपने काम को करे और निरंतर अपने काम को करता रहे, तो वो परफेक्शन भी आ जाएगा। जी सर। दूसरा, मैंने आपके उसमें, जब मैं गया आपके किचन में गया, और उसके बाद में, देखिए मैं थोड़ा सा ना जिज्ञासु बालक सा हूँ, जी और मैं थोड़ा चोरी छिपे सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं जब वहाँ गया तो मैंने आपका हर कोना देखा। जी अक्सर ऐसा होता है कि सामने तो अरेंज मिल जाता है, लेकिन इधर उधर थोड़ा सा हौच पौच रहता है। जी लेकिन आपने हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से रखा होता है। फिर मैंने पूछा भी आपसे, जी तो किचन में भी आप खुद काम करते हैं, सब जी कुछ सर। है ना, जी खुद ही खाना वाना खुद जी बनाते हैं आप। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए, चलिए ये तो हो गया कि डेली स्किल्स भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और जब वो तभी होगा जब आप अकेले रहेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास है करें, ना। बिल्कुल सर। तो शुरुआत में दिक्कतें आती होंगी, जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल है ना, आएंगी, बिल्कुल दिक्कतें वो आएंगी। तो हमें भी आती जी हैं, जी कोई जब नया काम सीखते हैं दृष्टिवान, उनको भी आते हैं। जी चलिए, ये हो गया डेली लाइफ स्किल का पहलू, हो गया जी शिक्षा, हो गई आपकी, आपके पारिवारिक स्थिति हो गई, सब कुछ आ गया। जी अब एक चीज़ मुझे बताइए कि आप सामाजिक, बहुत सोशल वर्क में जुटे रहते हैं, और जी बहुत जगह मैं देखता हूँ बहुत एक्टिव रहते हैं आप, जी चाहे मंच पे हो, चाहे फिर लोगों के बीच काम करना हो, उसी स्माइल के साथ आप रहते हैं। तो ये कैसे, मतलब आप, कभी आपको ऐसा नहीं लगता यार मैं खुद तो दृष्टि दिव्यांग हूँ और इतना इधर उधर जाना, दौड़ भाग करना, लेकिन आप दूसरों की भी मदद करने को तैयार रहते हैं और करते भी हैं। जी। और सामाजिक कार्यों से कैसे जुड़े हैं आप, समाज से क्या सरोकार है, किस तरह का?
सर यूँ कह सकते हैं कि एक गॉड गिफ्ट है, या फिर क्योंकि मेरे फादर के अंदर सर ये नेचर था। मैं आपको बताऊं, अच्छा। मेरे फादर शुरू से सर गांव से लेकर यहाँ शहर तक हर किसी को, हमने उनको शुरू से ही ना हर किसी की मदद करते हुए देखा है। किसी को कोई समस्या होती थी वो सीधा नेगी जी करके आते तो थे। पहले पहुंच जाते थे तो और पहले लोग पहुंच पहुंचते थे और आपके पापा तैयार रहते थे कि चलो अच्छा। ठीक है यार, इनको कोई समस्या कर दो, हम्म, ठीक है ना। और दूसरा सर, हमने अपने पिताजी को ना कभी सोते हुए नहीं देखा। अच्छा। मैं सर जब भी सोता था मैं उनको काम करते हुए देख रहा हूँ, मैं ओके। जब उठ रहा हूँ तब भी मैं उनको काम करते हुए देख रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ों को देखते देखते ना कि लगा नहीं यार, वो किया करते थे। लेकिन आज कई कई बार सर हम उनको मिस भी करते हैं कि यार काश वो हमारे साथ में होते और हम उनको आज जो हम कर रहे हैं सर, वो भी वो अगर देखते, तो उनको बड़ा अच्छा लगता बड़ा है कि अच्छा यार हाँ, लगता उनके होगा, बच्चे बिल्कुल। बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बिल्कुल। ये कई बार लगता है सर अपने आप को, है अच्छा। ना? जी हाँ। जी तो समाज से, अच्छा मतलब आपके पापा से आपको आए, चलिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अक्सर हम अपने परिवार से ही सीखते हैं, जी है ना, और आपके घर से ही आए। जी तो जहाँ तक मैं अब चलिए सम्मान हाल ही में आपको मिला है, जी और वो कैसा, मतलब जब आप कैसा लगता है सर जब कोई आपका नाम अनाउंस करता है और उसके बाद में आप मंच पे जाते हैं जी और उसको उस सम्मान को ग्रहण करते हैं। यानी कि पुरस्कार, देखिए पुरस्कारों का भूखा नहीं होता कोई, जी सर। लेकिन पुरस्कार एक जिम्मेदारी हो जाती है जी सर। और आगे बढ़ाते हैं। जी। कैसा महसूस होता है उस टाइम में जब आप इतनी भीड़ से उठकर आप जाते हैं, आपका नाम पुकारा जाता है जी। और मंच पे जाते हैं, उस टाइम में कैसा लगता है और पुरस्कारों को आप क्या मानते हैं? जी सर, पुरस्कार देखिए, मैं समझता हूँ कभी भी किसी को यूं ही नहीं मिलता, हाँ बिल्कुल। है ना। क्योंकि जब सब मैं पहले से ही बहुत अलग अलग प्रोग्राम्स में जाया करता सत्य था, है, बिल्कुल। है ना। और किसी को जब सम्मान मिलता था तो मेरे अंदर एक भावना सी आती थी कि यार हमें कब मिलेगा। अच्छा। ठीक है ना। मतलब जैसे आपने बोला सर, भूखा कोई नहीं होता। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन एक मन में क्या होता है ना कि इनको मिला, हमें वो कब मोटिवेशन है ना मिलेगा? एक, हाँ मोटिवेशन, ठीक है बिल्कुल, ना। हाँ। अब हमें कब मिलेगा का मतलब क्या है कि हम ऐसा क्या काम करें करना कि पड़, हमें मिले, बिल्कुल। है ना। तो सर एक भावना आई कि यार हम भी क्यों ना ऐसा कुछ करें जो समाज से कुछ अलग हो और समाज को ज़रूरत हो। तो क्यों ना उस पर हम कुछ ऐसा काम करें कि ताकि कल के टाइम पे हमें भी ऐसा कुछ मिले, ऐसा पुरस्कार जो है हम लोगों को मिलने का कोई ना कोई सोचे कि बिल्कुल। हाँ इस व्यक्ति ने कुछ किया और इसको भी मिलना चाहिए। ओके। तो सर बस इसी पे कुछ किया और मिल गया सर। बड़ा अच्छा लगता है जब स्टेज में नाम पुकारा जाता है और काफ़ी सारे लोग होते हैं सर जिनको पुरस्कार मिलता है। और वहाँ पे भी एक जो अभी मेरे को रिसेंटली कल जो पुरस्कार मिला था सर, उसमें सर एक चीज़ और मुझे बहुत अच्छी लगी। पुरस्कार तो खैर बहुत हाँ सारे हाँ लोगों को वहाँ पे मिला, बिल्कुल। लेकिन सर जो बोलने का मौका मिला ना, हाँ। वो सिर्फ अकेले सर मुझे कोई मिला। क्या बात है। तो वो एक बहुत अच्छा एक मोमेंट था मेरे लिए हाँ कि बिल्कुल, यार आप अपने हम विचार लोगों के बीच वहाँ रख उनके पाते हैं बीच ना। में रख पा रहे हैं। हाँ। और उसमें सर एक चीज़ और मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब मैं वापस अपने घर आया सर, हाँ हाँ तो जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थे, हाँ हाँ तो उनका मेरे पास फ़ोन आया कि यार नेगी जी आप तो ना आज के पूरे प्रोग्राम के हीरो बन गए। अच्छा। मैंने कहा सर कैसे बन गए? हाँ तो कह रहे कि जितने भी लोग आ रखे थे ना, उन सबके मेरे पास फ़ोन आए, गेस्ट के, स्पेशली गेस्ट, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। तो उन सबके फ़ोन आए और सबने सिर्फ इतने सारे अवार्ड में से सिर्फ आप ही का जिक्र किया है। क्या बात है क्या सर। वो व्यक्ति कौन है, क्या कर रहा है, और थोड़ा हमें बताओ उनके बारे में कि हम भी उनको और जगहों पे बुलाना चाहेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो सर लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, वाकई समाज ये में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बिल्कुल यही मोटिवेशन होता ये है हमारे motivation लिए। है, बिल्कुल सर। चलिए अमित नेगी सर, आपसे बात करने में मज़ा आया, बहुत आनंदित महसूस किया और आशा करता हूँ कि हमारी जो ये बातचीत है, जो आपकी जीवनी से लोगों को ज़रूर सीख मिलेगी, और सिर्फ दृष्टि दिव्यांग जनों को ही नहीं बल्कि जो दृष्टिवान लोग हैं उनको भी बहुत बहुत सीख मिलेगी। चलिए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। एक जाने से पहले आपसे ज़रूर चाहूँगा कि एक मैसेज दृष्टिवान लोगों के लिए, यानी कि जो साइटेड है, और दूसरा मैसेज जो दृष्टि दिव्यांग हैं खासकर उनके लिए आपके मैसेज क्या होगा सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सर मैं जो हमारे दृष्टिबाधित अपने साथी हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि देखिए आज का ये एक ऐसा दौर है जिसको हम बोलते हैं तकनीकी का दौर है। बिल्कुल। ठीक है ना, दो चीज़ें, एक तकनीकी दौर है, एक पूंजीवादी दौर है। हाँ। पूंजी आपके पास तभी आ सकती है जब आप सेल्फ डिपेंड होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, और इंडिपेंडेंट आप तब हो पाएंगे जब आपके पास तकनीकी का कौशल होगा। तो सबसे पहले आपको टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना है, उससे भागना नहीं है। टेक्नोलॉजी को ज़्यादा ज़्यादा सीखें, लोगों के साथ जुड़िए, और लोगों के साथ भी आप तभी जुड़ पाएंगे जब आप तकनीकी को सीख पाएंगे, तभी लोग आपको जानेंगे। तो टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट हो जाइए, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा सीखें, जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी को सीखेंगे उतना ज़्यादा आप निखर के आएंगे। और दूसरा, मैं उनके लिए जो दृष्टिवान हैं, जो देख सकते हैं,
उनसे भी एक ही आग्रह है कि कभी भी अगर दृष्टिबाधित व्यक्ति को देखें तो उसको आप कमज़ोर ना समझें। अगर आप उसको एक बार मौका देंगे, आप उस किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को सर सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, उसको एम्पैथी की ज़रूरत एम्पैथी की है। आप उसके साथ एम्पैथी दिखाइए, ठीक है ना, आप सिंपैथी मत दिखाइए। आप उसके साथ अगर एम्पैथी के साथ अगर जुड़ेंगे तो हो सकता है कि आपके एक छोटे से कदम से उस व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। मैं आज अगर मुझे अलग अलग पुरस्कार अगर मिले हैं, लास्ट टाइम मुझे अगर राज्य पुरस्कार मिला था और अभी ये वाला पुरस्कार मिला है, तो सर ये ऐसे ही नहीं मिला है। हो सकता है इसमें आपका भी एक कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है ना, और भी काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन होगा सर, ठीक है ना। और साथ में सर एक छोटा सा और मैसेज देना चाहूँगा, बिल्कुल बिल्कुल, जिसके लिए मुझे ये सारा पुरस्कार मिला है सर, तो वो बात हमारी अभी रह गई है कि देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल, जिसमें हम सर हर वर्ष 30 से 40 बच्चे जिनको कंप्यूटर का निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। अगले माह उसके फॉर्म भी निकलने वाले हैं फिर से नए बैच के लिए, जो हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है। और दूसरा सर अभी इसी साल हम लोगों ने एक नया और स्टार्ट किया है जनरल अवेयरनेस का। अच्छा, जनरल अवेयरनेस का भी हम निःशुल्क कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमने 40 से 50 बच्चों का उसमें भी रखा हुआ है। उसमें भी हम लोगों ने अलग से एक फैकल्टी रखी हुई है, प्लस साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश स्पोकन का और पर्सनलिटी डेवलपमेंट का भी सर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या बात है सर, आपने इतनी बात कही है तो ये भी बता दीजिए कि अगर आप तक कोई पहुंचना चाहेगा तो कैसे पहुंचेगा? तो सर आप डायरेक्ट या तो हमारी वेबसाइट को एक बार विजिट कर लीजिए, या फिर हमारा यूट्यूब चैनल देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल को विजिट कर लीजिए, या आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप अपना नंबर जरूर बता जी दीजिए। सर, एक बार मैं कांटेक्ट नंबर बता देता हूँ। तो कांटेक्ट नंबर है मेरा 8923332987। आप रिपीट कर दीजिए। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, 8923332987। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, और जुड़ने के लिए और इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तो ये थे अमित सिंह नेगी सर, पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग, लेकिन ये सिर्फ उनकी पहचान नहीं है। उनकी पहचान तो आपने देख ली, उनकी पहचान कुछ और है, उनका काम कुछ और है। तो इसी तरह से, और अगर आपको उनसे जुड़ना है, आपने देखा, और जब आप इसको पूरा सुनेंगे तो आपको नंबर भी मिलेगा। उन्हीं के मुंह से वो नंबर जब सुना तो उससे आप जुड़ सकते हैं। रियली बता रहा हूँ मैं आपको, ये मेरा पर्सनल टच भी है और पर्सनल एक्सपीरियंस भी है उनके साथ में, क्योंकि हम कलीग भी हैं साथ में, और आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे, आपको उनसे। तो एक बार ज़रूर उनसे जुड़िएगा, नंबर पे बात करके देखिएगा, मैसेज करके देखिएगा। चलिए, आपको फिर मिलाएंगे किसी और से, तब तक आप इनके जीवन से बहुत कुछ सीखिए, बहुत कुछ जानिए, और जहाँ पर थोड़ी सी रुकावट आती है तो फ़ोन घुमाइए उनको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का प्यार देने के लिए।